स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी के बीच तीसरी लहर से बच्चों के संक्रमण की और नई बीमारी ब्लैक फंगस पर फैले कंफ्यूजन की। पहले से कोरोना महामारी को झेल रहे लोगों के लिए अब ब्लैक फंगस चिंता का कारण बनता जा रहा है। इसे लेकर केंद्र की सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। वहीं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ने इसे ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर दिया है। अब अन्य राज्य भी इसे लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। पहले से ही कोरोना महामारी को झेल रहे लोगों के लिए अब ब्लैक फंगस जहां चिंता का कारण है, इसे लेकर केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ी हैं। साथ ही साथ पत्र लिखने के साथ ही साथ लोगों को अलर्ट तो किया गया है, लेकिन इसके अलावा सावधानी बरतने की भी बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसे नोटिफाइबल डिजीज में रखा गया है, यानी जब भी कोई केस आएगा तो सरकार को इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही साथ मरीजों का किस तरह से इलाज करना है, इस बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा कई स्टेरॉइड्स के साथ ही साथ लोगों को मानना है कि स्टेरॉइड्स की वजह से ब्लैक फंगस बढ़ता है या होता है। वहीं कई डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि स्टेरॉइड्स इसके पीछे की वजह नहीं है, बल्कि इसकी वजह कुछ और भी है, जिस पर रिसर्च अभी भी बाकी है। कोरोना की तीसरी लहर की वहीं यदि हम बात करें तो बच्चों के लिए ये लहर कितनी खतरनाक है या नहीं है, इसी बारे में आज हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में जानकारी लेंगे और तमाम सवालों के जवाब लेंगे। क्या स्टेरॉइड से फैल रहा है ब्लैक फंगस? थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक है या नहीं? क्या तीसरी लहर आने में अभी भी वक्त है? बच्चों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए? मरीजों में ब्लैक फंगस की असली वजह क्या है? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनके बारे में आज हम हमारे कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं। थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक है या नहीं, काफ़ी लोगों का ये कहना है और जिस तरह के अभी तक के हालात रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक है। लेकिन उसके बावजूद भी तो थर्ड वेव की हम लगातार बात कर रहे हैं और थर्ड वेव को लेकर तमाम आशंकाएं, तमाम एंटिसिपेशन लोगों ने जाहिर किए हैं। लोगों का मानना यह है कि जिस तरह से पहली वेव में बुजुर्गों पर वार हुआ था, दूसरी वेव में अडल्ट्स पर वार हुआ है, ऐसे में तीसरी वेव कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन पुख्ता तौर पर देखा जाए तो अभी भी इसके कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, ना ही रिसर्च के माध्यम से ऐसा सिद्ध हुआ है। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स की ये भी राय है कि हमें सावधान रहने की तो ज़रूरत है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इन्हीं तमाम बातों पर हम हमारे आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। यदि आपके भी कुछ सवाल हैं, ब्लैक फंगस को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, कोरोना को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर विनय कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन आरएमएल दिल्ली और बीसी रॉय अवॉर्डी भी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर राजीव, आपसे ही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की जब बात हो रही है तो एक तरफ लोगों का एंटिसिपेशन है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी मानना है कि जिस तरह से अभी तक का पैटर्न रहा है उस हिसाब से बच्चों के लिए इससे खतरनाक कहा जा सकता है। लेकिन यदि हम रिसर्च की बात करें, प्रूफ की बात करें, तो ऐसा कोई प्रूफ अभी तक नज़र नहीं आया, ना ही ये किसी विशेषज्ञ ने अभी तक पुष्ट किया है कि बच्चों में इसका संक्रमण अधिक से अधिक हो सकता है और हमें घबराने की ज़रूरत है। ऐसे में आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या है सच्चाई, क्या वाकई में बच्चों के लिए ये खतरनाक है या हमें डरने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, वायरस। और आपको ये बता दें कि ये जिस तरह से वायरस एडल्ट्स में या ओल्ड एज में पहुंचता है, वैसे ही बच्चों में भी पहुंचता है। बच्चों में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं, जो बच्चों में थोड़े कम होते हैं और उनमें जो इफेक्ट है, इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो इफेक्ट है वो नहीं हो पाता। तो बच्चों का जो नंबर है फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव में, वो तो ऑलमोस्ट सेम रहा है।
पर बच्चे एक इन एडिशन कैरियर का काम कर सकते हैं। एक बच्चा एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है पर आपको मालूम भी नहीं होगा, पर वो कोरोना का जो वायरस है उसको कैरी करके दूसरों को पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये मानना कि बच्चों में सीवियरिटी कितनी होगी वो एक एस्पेक्ट है, और ये मानना कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा इस चेन में, जो कोरोना वायरस की चेन है, वो एक अलग पहलू है। और इन दोनों पहलुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो ये बोला गया है कि बच्चे हमारे ज्यादा ससेप्टेबल है। और एक और वजह से ससेप्टेबल है, जब करोड़ों डोजेस जो है एडल्ट्स को लग गई हैं, बच्चों को तो हमने प्रोटेक्ट अभी तक किया ही नहीं, उनका तो अभी ट्रायल शुरू हुआ है, इसलिए बच्चों को प्रोटेक्शन कम मिली है। बच्चों के अंदर रिसेप्टर्स कम होते हैं, उनकी सीवियरिटी कम होती है, पर उनका जो इन्फेक्शन एज कैरियर उसको उनका रोल हमारे ट्रांसमिशन में वो हो सकता है। और इसीलिए अभी यूपी की गवर्नमेंट ने ये भी माना है कि जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी प्रायोरिटी पे वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। और इसी तरह से सारी बात चल रही है। पर ये कहना कि थर्ड वेव आएगी और वो बच्चों को इफेक्ट करेगी, बड़ों को नहीं करेगी, इसमें अभी तक कोई तथ्य, कोई साइंटिफिक प्रूफ सामने नहीं आया है। जी, इसके अलावा डॉक्टर राजीव, थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं तो थर्ड वेव के आने के टाइम को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑलरेडी कई जगह पर शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि इसे आने में अभी वक्त है, जुलाई से अगस्त में शुरुआत हो सकती है। तो उसका एग्जैक्ट टाइम इस बारे में भी जानना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो पहले से सावधान हो सकें। देखिए, वेव होती क्या है? वेव होती है जब एक सडन स्पर्ट आता है बहुत ज्यादा केसेस का, और आप देख रहे हैं कि ऐसे जो मेन स्पर्ट्स आए हैं वो 2 बार आए हैं, और इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपके उत्तर प्रदेश में अलग टाइम आएगी और दिल्ली में अलग आएगी, बॉर्डर्स लगते हुए हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट एंटिसिपेशन करना थर्ड वेव का, वो इसलिए भी मुश्किल है कि आप ये देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो स्पेनिश फ्लू हुआ था आज से 100 साल पहले, उसके अंदर 3 वेव्स आई थी, और जो मेजर स्पॉट्स आए थे, मेजर मोर्टेलिटी हुई थी, 3 बार हुई थी। और अभी जो 2 वेव आ चुकी हैं, कई लोगों ने कहा, कुछ राज्यों ने कहा कि हमारी जो चौथी वेव आ गई, 5वीं, वो सब एक वैक्सिंग एंड वेनिंग फिनोमिना है कि केस पॉल्यूशन हुआ, थोड़े केस बढ़ गए नवंबर में, उसको आप वेव नहीं मान सकते, अलग वेव नहीं मान सकते। तो जो साइंटिफिक थ्योरी है उसके हिसाब से वेव आने की संभावना है, जरूर है। जब एक ये मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, जब ये फर्स्ट वेव शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि फरवरी तक ये खत्म हो जाएगी। आईआईटी के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल पे इसको प्रूव किया था। जब सेकंड वेव आई थी तो ये बोला गया था कि अगर कोई वेव बहुत तेजी से केसेस आते हैं तो उसी तेजी से वो नीचे भी आती है, तो वो भी हुआ। और जो तीसरी वेव है उसके आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, 3 से 4 महीने के बाद वो आ सकती है, और कुछ जगह जल्दी भी आ सकती है। हमारी कितनी हमारी लापरवाही होती है उस पर डिपेंड करता है। हर्ड इम्यूनिटी आने में, वैक्सीनेशन कंप्लीट होने में कितना देर आता है उस पर भी होता है। आप देखिए, लॉकडाउन आपने किया, सब जगह आपके रिजल्ट्स आए, और इसी तरीके से अभी स्कूल बंद है। अगर आप बच्चों को स्कूल जाने देंगे और एकदम खोल देंगे तो एक शंका बन जाती है कि बच्चे क्राउडेड क्लासेस में या एटमॉस्फेयर में या उन अपनी चंचलता से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, इन सब को देखते हुए ये माना जा सकता है कि थर्ड वेव आने की पूरी पूरी संभावना है, और उसके अंदर बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना है। पर सिर्फ बच्चों को होगा, ये वाली थ्योरी जो है, ये ऐसी भी इसको मानना बड़ा मुश्किल है। और अभी मैंने आपको आंकड़ों से भी बताया कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड वेव में जो नंबर अफेक्टेड डायग्नोज हुए वो ऑलमोस्ट इक्वल थे। हाँ, ये जरूर है कि कैरियर स्टेट बच्चों में ज्यादा हो सकती है, और थर्ड वेव आने में 3-4 महीने लग सकते हैं। पर ये सब अनुमान होते हैं, इसको एक प्रिडिक्शंस हैं, और उसकी सीवियरिटी जो है उसको असेस करना पहले से बहुत मुश्किल है। थर्ड वेव बिल्कुल माइल्ड भी हो सकती है और इससे ज्यादा तेज भी हो सकती है।
और उसके फैक्टर्स भी मैंने बताए आपको, जी वैक्सीनेशन, हर्ड इम्यूनिटी, हमारा बिहेवियर, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम कैसे करते हैं और हम कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, कितनी सतर्क है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब पे डिपेंड जी करेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और संभल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि क्या सवाल है उनका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अपना सवाल बता दें आप। जो सवाल मेरा ये है सर, ब्लैक फंगस आखिर किस तरह से चलता है? इससे बच्चों को खतरा कर सकता है क्या, या सिर्फ एडल्ट में होता है? जी आकिब, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मैम, अगर अपनी रिपीट मैम, जो ब्लैक फंगस है क्या एडल्ट में होता है या बच्चों में भी खतरा है? जी बिल्कुल, आपके सवाल को मैं ज़रूर रख लेती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय, हमारे एक दर्शक का सवाल ये है कि ब्लैक फंगस की ये जो समस्या अब लोगों में, आम लोगों में बढ़ रही है और उसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन भी बने हुए हैं, इसको लेकर बहुत से सवाल है, वो तो हम जानेंगे, लेकिन हमारे दर्शक का सवाल ये है कि ब्लैक फंगस क्या केवल अडल्ट में भी होता है या बच्चों में भी इसका खतरा बना हुआ है? देखिए, ब्लैक फंगस जो है ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होता था। और कोई भी बीमारी उसका मुख्य कारण होता है जब भी इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, वो जब कम हो जाती है, तो ये जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक यानी मौका परस्त जितने भी इन्फेक्शन हैं ये होते हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मल तरीके से बैक्टीरिया भी रहता है, फंजाई भी रहता है, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको ओवरकम करती है। अब ये जो इस समय कोविड में हमने इस दूसरी लहर में देखा कि इस तरह की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी हम इस पे अभी बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं कि ये वाकई में कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, या कोविड की वजह से है, या ये पुरानी कोई ब्लैक फंगस जैसे पहले भी होता था उसका कोई प्रोसीडिंग्स है। क्योंकि देखिए, आप एक थ्योरी आई, हमारी ही एम्स की HOD हैं, उन्होंने कहा कि जो हम इस समय इस सेकेंड लहर में जो हमने ऑक्सीजन का यूज़ किया, तो उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्रियल और जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसमें अंतर नहीं हुआ है। तो इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से होती है। अब बात करते हैं कि बच्चों में और बड़ों में या बुजुर्गों में ये बीमारी हो सकती है या नहीं। देखिए, किसी में भी बीमारी हो सकती है, किसी में भी ये फंगस का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इम्यूनिटी अगर आपकी या बच्चों में प्राय डॉक्टर साहब ने बताया, सर ने बताया कि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो बच्चों में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में नहीं होनी चाहिए ब्लैक फंगस की बीमारी। अडल्ट में जिनको डायबिटीज़ है खासकर, क्योंकि डायबिटीज़ में आपकी इम्यूनिटी बहुत 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 कम हो जाती है, तो और अनकंट्रोल्ड शुगर अगर आपका है, तो आप देखिए कि एक तरीके से इस फंगस को जीवन मिलता है, खाना मिलता है, और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो हमने जो एम्स में या और भी जो चिकित्सा संस्थान हैं वहाँ पर देखा कि जिन मरीजों को डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड शुगर है उनका काफ़ी समय से, और उन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ किया है और साथ में स्टेरॉइड का यूज़ किया है। अब देखिए, डायबिटीज़ की वजह से वैसी इम्यूनिटी कम हो गई, स्टेरॉइड की वजह से उसमें और कमी आ गई इम्यूनिटी में। तो ये सारी चीज़ें कोलैबोरेटरी कहीं ना कहीं किसी भी इन्फेक्शन को बढ़ने में मदद कर रही हैं, और ये जो बैक्टीरिया या फंगस का जो इन्फेक्शन है इसी चीज़ की तलाश में रहता है। ब्लैक फंगस का कारण क्या है ये अभी स्टडी का आगे स्टडीज़ पे होगी और इस पे रिसर्च होंगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तो ये कारण हो सकता है ये जो हमने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन यूज़ नहीं की है मरीजों पे, ऑक्सीजन की किल्लत थी जैसा कि आप सब जानते हैं, और दूसरी चीज़ जो स्टेरॉइड यूज हुए हैं वो भी एक कारण हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ एक चीज़ और अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि स्टेरॉइड हमने फर्स्ट वेव में भी बहुत यूज़ की थी। हमने मिथाइल प्रेडिसोलोन के पल्स डोजेस 500 mg के पल्स डोजेस यूज़ किए थे, डेक्सामेथासोन यूज़ किया था, हमने स्टेरॉइड को फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया था, लेकिन तब ये फर्स्ट वेव में ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एम्स के HOD हैं
विभाग की एक, वो जो उनकी थ्योरी है कि ये कहीं ना कहीं इस ऑक्सीजन जो मेडिकल और इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन की जो अलग अलग ना करके एक साथ यूज करने का जो प्रोसीजर हुआ है डिफरेंट प्लेसेस पे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और झांसी से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी अरे मैम, हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये फंगस की जो बीमारी चल रही है, ये क्या पॉजिटिव लोगों को ही है या नॉर्मल में भी फंगस पाया जा रहा है? जी, यदि आप हेल्दी हैं और आपको कोरोना नहीं हुआ है, साथ ही साथ हाइजीन का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो इस बीमारी का होने का कोई खतरा नहीं है हेल्दी लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी आपका सवाल मैं डॉक्टर साहब के सामने ज़रूर रख लूँगी। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे हम। डॉक्टर राजीव, आपके पास आऊँगी। स्टेरॉइड्स को लेकर जिस तरह से ब्लैक फंगस को लेकर बात हो रही है, कुछ लोगों का कहना है कि स्टेरॉइड्स की वजह से हुआ, कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिंक अधिक मात्रा में दे दिया गया तो उसकी वजह से हुआ। फिर एक थ्योरी ये भी आ रही है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उतनी प्योर नहीं थी, उसकी वजह से भी कारण हो सकता है। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगी कि ब्लैक फंगस को लेकर तमाम रिसर्च अभी भी चल रही है, लेकिन मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? क्या कारण रहा है कि ये केसेस इतनी ज़्यादा मात्रा में कोविड पॉजिटिव लोगों को बाद में सामने आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आपके स्टूडियो से एक थर्ड आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, जो डिस्टर्ब कर रही है, आप उसको जरा देख लीजिए। जी बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं ब्लैक फंगस के बारे में। डॉक्टर साहब ने अभी, विनय कुमार जी ने बताया इसके इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, और ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ही, पर हमारे जो ब्लैक फंगस के स्पोर्स हैं हमारे आसपास पानी में, हमारे टैप वाटर समझ लो या कोई भी पानी में, अनलेस इट इज डिस्टिल्ड वाटर, या फिर हमारे हवा, पानी, मिट्टी, सब चीज़ों में इसके स्पोर्स होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। और अब तो ये डाटा इकट्ठा जब किया गया शुरू में केसेस आने के बाद, और ये देख लिया गया कि इसके अंदर आपके जो केसेस हैं इसमें उनको भी हुआ जिनको डायबिटीज नहीं थी, उनको एंटीबायोटिक सिर्फ एक चीज थी जो 100% लोगों को दिया गया था। और ये एक नोन फैक्ट है कि एंटीबायोटिक से फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं। दूसरा जो इसका कारण है, जिंक का इस्तेमाल। हमारे यहाँ पे जो जिंक और आयरन है, ये जो मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं, ये ब्लैक फंगस की खुराक है। और आप ये देखिए कि जो कोविड के मरीज हैं उनमें थोड़ा फेरेटिन, जो कि स्टोर्ड आयरन होता है, जो कि आयरन ज़्यादा हो जाए बॉडी में इस बीमारी की वजह से, तो उसमें फ्री आयरन अवेलेबल हो जाए, या फिर जिंक हम लेफ्ट एंड राइट इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये अभी सोचा जा रहा है, इसके ऊपर सस्पिशन आया है कि जिंक के ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये हो सकता है। जिंक क्या करता है? एंटीवायरल है, इसलिए इसको एक थियोरेटिकली दिया गया कि वायरस इन्फेक्शन है और इसमें जिंक दिया जाए। और इसी तरीके से हमारा विटामिन सी दिया गया कि ये हमारा एंटी ऑक्सीडेंट है। हमने विटामिन डी दिया कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इस तरह से हमने जब ये विटामिन और मिनरल्स दिए, तो इसमें मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है जिंक का या आयरन का जो प्रेजेंस हुई है, अगर सीरम फेरेटिन लेवल्स ज़्यादा हैं इन्फ्लेमेटरी फेज के बाद, लेटर फेज में, और साथ में डायबिटीज अनकंट्रोल्ड स्टेरॉइड से हो गई तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और अब रूरल इंडिया के अंदर क्योंकि ये कोरोना पहुंच गया है, और वहाँ पे जिन लोगों को डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड यूज़ हुआ है, इम्यूनिटी लो है, उनको फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि सॉइल के अंदर भी ये फंगस हो सकता है। और बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हो या हमारा जो वेंटिलेटर्स हैं, जो आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, उनमें वाटर के यूज़ के अंदर कुछ कोताही बरती गई है, या फिर हमने रोज़ उसको बदला नहीं है, उसका लेवल नीचे हो गया है, ये सब चीज़ें हैं, एसओपीज इशू हुई हैं। हमको सब चीज़ का केयरफुल रहना, पर ये तो फैक्ट है
कि ब्लैक फंगस बड़ी है, और ब्लैक फंगस जो है वो एक नेचुरल हमारा आसपास रहने वाली फंगस है। उसको अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे डेड को वो इफेक्ट करती है और हम लिविंग टिश्यू पे इफेक्ट करने की, इसलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस बोलते हैं। ये ब्लैक है क्योंकि ये ब्लैक डिस्चार्ज करती है, ब्लैक स्पोर्स होते हैं, ब्लैक कॉलोनीज होती हैं जिसमें भी आयरन का कंटेंट हो सकता है। और ये सारी की सारी जो फंगस है, इसका काम क्या है? बॉडी को, डेड्स को डिकम्पोज करना। जब ये लिविंग को डिकम्पोज करना शुरू कर देगा तो हमारे इन्वेजिव हो जाएगा, हमारे शरीर के हिस्सों को ये इफेक्ट करेगा। इसको एकदम ट्रीट करना पड़ेगा एम्फोटेरिसिन बी या पोसनाकोनाजोल जैसी दवाइयों से, और शल्य चिकित्सा की जाएगी जिससे कि एक क्रैस्ट या फिर ये अफेक्टिंग ऑर्गन या जो कोई डिफॉर्मिटी हुई है, जितना एरिया अफेक्टेड लगे उसको शल्य चिकित्सा से तुरंत अलग कर दिया जाए। कैंसर की तरह घातक है और ये इसकी मोर्टेलिटी भी जो है 50% हो सकती है, और अगर ये ब्रेन में पहुंच जाए तो 90%। तो इसलिए ये ब्लैक फंगस के बारे में जो जानकारी अभी तक है, जो रिसर्च चल रही है, जो सस्पिशंस है इस वजह से हो सकती है, मैंने आपके साथ शेयर। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और राजेश जी अगले कॉलर जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी जी, अपने सवाल रखिए आप। जी, जो वैक्सीनेशन जो है सीरियस बीमारी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं करता? जी बिल्कुल, डॉक्टर विनय आपके पास आऊंगी। हमारे दर्शक हैं राजेश जी। राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या बीमारी है, ये भी जानकारी दे दें ताकि डॉक्टर विनय को आपके सवाल का जवाब देने में आसानी हो। शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है। डॉक्टर विनय, हमारे दर्शक का सवाल ये है कि यदि कोई सीरियस बीमारी वाला पेशेंट हो, उसमें कई बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो ऐसे मरीजों को वैक्सीनेशन लेने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे जाना चाहिए? क्या सलाह लेकर ही जा सकते हैं? देखिए, अब तो नई गाइडलाइंस के अनुसार ये सारे मरीज इंक्लूड हो गए हैं वैक्सीनेशन में। सावधानी बस ये बरतनी चाहिए कि अगर उनका कोई रीसेंट कोई अभी ऑनगोइंग कोई प्रोसीजर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ दिन वेट कर देना चाहिए कि अभी उनका कुछ कमिंग वीक में कोई प्रोसीजर है या अभी एक हफ्ते पहले कुछ प्रोसीजर हुआ है, तो उनको नहीं कराना चाहिए। बाकी अब नई गाइडलाइंस के अनुसार लैक्टेटिंग मदर भी अब वैक्सीन ले सकती हैं, सभी लोग वैक्सीन ले सकते हैं। एलर्जी अगर है तो किसी भी चीज़ से, तो फिर उनको सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी मोटा मोटा जो बहुत मेडिकल उसमें टर्म में ना जाएं अगर हम, तो एक आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि अब वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कंट्राइंडिकेशंस नहीं रह गए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और विजय जी बरेली से हमारे साथ अगले कॉलर। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? और आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी, आप अपना सवाल रख दें। क्या जानना चाहते हैं ये बताएं। मैडम, हमारा एक मैटर था, हम आपके मीडिया पे देना चाह रहे थे, तो हम आपका एड्रेस चाह रहे थे। जी बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑफलाइन हमें कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राजीव, आपके पास आऊंगी मैं। और ब्लैक फंगस को लेकर आपने तमाम जानकारी दी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि कोविड पॉजिटिव होकर रिकवर करने के बाद, जब होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब वो घर आ जाते हैं, तो ऐसे में ब्लैक फंगस का खतरा यदि बना रहता है तो कितने दिनों उन्हें अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार, जैसे फार्मर्स के बारे में भी आपने कहा है कि सॉइल में रहता है, तो ऐसे में लोगों को अवॉइड करने को कहा जाता है कि कुछ दिन फार्मिंग ना की जाए। तो वो कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा जब ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है? देखिए, जब ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो आपको जो कंडीशंस हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी जिनमें लो है उनकी कंडीशन है, किसी को ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी किडनी इंटरनल ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, या किसी को इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन दी जा रही हैं, ऑलरेडी ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें उन सब में तो शुरू से ही ब्लैक फंगस का पहले भी था, कोविड से रिलेटेड नहीं। हाँ,
कोविड में कोविड इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जब बढ़ जाते हैं, आप ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है, एक लेट टर्म में बोलें, और आपकी ससेप्टेबल हो जाती है। और आपने क्योंकि उस टाइम के ऊपर एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स लिए हुए हैं, वो भी आपको किसी भी फंगस, जरूरी नहीं है ब्लैक फंगस, वैसे तो ब्लैक फंगस हमको बोलना नहीं चाहिए, हमको म्यूकर बोलना, म्यूकर माइकोसिस बोलना चाहिए, क्योंकि ब्लैक फंगस तो एक, अगर आपको मैं बोलूं, आप गूगल करेंगे तो खाने वाली भी होती है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक, येलो, वाइट, ये सब जो टर्म्स आ रही हैं, ये इन पे हमको नहीं जाना चाहिए। पर ब्लैक फंगस जो है वो जैसे आपको रूरल एरिया में फार्मिंग एक्टिविटी करने वालों को सावधानी बरतनी है। जिन लोगों के इन्फ्लामेटरी मार्कर्स नीचे नहीं आए, कौन से इन्फ्लामेटरी मार्कर्स या बॉडी पे इफेक्ट जो पड़ा हुआ है, वो ये सब आते हैं आपके, डी डाइमर आता है या CRP आता है, या फिर आपका लेवल्स होते हैं, आप ठीक हो गए, कोरोना से सब हो गया, पर आपके मार्कर्स धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। फेरेटिन लेवल्स मैंने आपको बोला, और आप जो बाद में जो मेडिसिन ले रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं, पर हो सकता है वो एक्सेस हो जा रही है आपकी। तो ये कुछ जो इनिशियल आपके 2-3 हफ्ते हैं या महीना भर है, ये बहुत ही केयरफुल रहने वाला टाइम है। आपका स्टेरॉइड टेपर हो रहा है, आप जो स्टेरॉइड दे रहे थे वो कोविड खत्म होने के बाद एकदम बंद नहीं होता, उसको हम धीरे धीरे बंद करते हैं। और वो स्टेरॉइड क्या करता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। हमको हमारी जो हमारी ब्लड शुगर है, अगर प्री डायबिटिक है, जिसको डायबिटीज नहीं है वो डायबिटिक बन सकता है, और जिसको डायबिटीज है उसका जो लेवल है वो 150-200 का अगर रहता है तो उसका 400-500 तक जा सकता है। उसको कीटो एसिडोसिस, उसके यूरिन के अंदर कीटोन्स और शुगर आना शुरू हो सकती है। ये सब लक्षण हैं जो कि, और आपने स्टीम ली, अभी ये भी एक माना जा रहा है कि जब आप स्टीम ले रहे हैं तो स्टीम एक आप आराम से लें, या आप स्टीम से कुछ इंजरीज भी कर देते हैं, और आप उन इंजरीज को करके उन कट्स को एक्सपोज, जैसे मैंने आपको बताया, बर्न्स के पेशेंट में तो पहले ही होती थी ब्लैक फंगस। जी बिल्कुल डॉक्टर राजीव, यहाँ पर क्षमा चाहूंगी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक छोटा से ब्रेक के लिए हम रुके रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर विनय, आपसे भी रिक्वेस्ट है, बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम में हम मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की, साथ ही साथ तीसरी लहर की भी बातचीत कर रहे हैं। बच्चों के लिए ये खतरनाक है या फिर हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। PGI में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल,
बोलो जुबां केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हमारी खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर। ब्लैक फंगस के साथ ही साथ हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है। इसके अलावा थर्ड वेव को लेकर जो आप सभी लोगों के सवाल है वो भी हम एक्सपर्ट से राय लेंगे और जानेंगे कि थर्ड वेव को लेकर हमें कितने सतर्क या सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर या फिर थर्ड वेव को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर विनय कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक, एम्स दिल्ली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन RML दिल्ली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर किरण पांडे, वरिष्ठ चिकित्सक और IMA की पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में सबसे पहले। और अगला सवाल आपसे ही होगा डॉक्टर किरण। लगातार हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं। पहले ब्लैक फंगस की बात हुई, फिर वाइट फंगस को लेकर जिक्र हुआ और अब येलो फंगस की भी बातें सामने आने लगी हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि येलो फंगस क्या है, और दूसरी बात, अचानक से इतना ज़्यादा जिक्र फंगस को लेकर क्यों होने लगा है मेडिकल टर्म्स में? देखिए, ऐसा है, फंगस जैसा कि अभी पहले भी बताया गया है कि फंगल एक जिसे हमारे कहने चाहिए नेचर के उसमें, जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, वैसे ही वायरस हैं, प्रोटोजोआ हैं, सभी इस उसमें रहते हैं। एक अपने इक्विलिब्रियम सबका एक वो चलता रहता है, लाइफ साइकिल्स चलती रहती हैं। ये कोई भी फंगस तभी हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है जब या तो हमारी इम्यूनिटी लो होती है और या फिर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, जैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जिसमें इनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, और जैसे अभी ऑक्सीजन के विषय में भी बात हो रही थी, इन सब सर्कमस्टेंसेस में फंगस बॉडी में प्रवेश करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब एक बार होती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, आसान नहीं है। और ख़ासतौर से ये जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये अलग से कुछ नहीं है, ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं फंगस की, है ना। हर जैसे अलग अलग तरीके के नेचर में एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटोजोआ हैं, अलग अलग तरीके के अदर बैक्टीरिया हैं, उसी तरीके से ये फंगस की भी वैरायटीज़ हैं। और किनमें से कौन सी कब कहाँ वो हो रही है, ये एक देखने की बात है। ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रही है, येलो फंगस के केसेस बस अभी कुछ ही दिन पहले भी कुछ। डॉक्टर किरण, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोविड को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। और लगातार आप लाइव देख पा रहे हैं गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें। CM योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं मिर्ज़ापुर के दौरे के बाद। गोरखपुर में कोविड को लेकर तमाम स्थितियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरे लगातार CM योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं गोंडा के साथ ही वाराणसी में कोविड कमांड सेंटर्स का निरीक्षण किया CM योगी आदित्यनाथ ने। आज सुबह मिर्ज़ापुर पहुंचे थे CM योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया था। साथ ही साथ कोविड अस्पताल भी पहुंचे थे, स्थितियों का जायजा लिया था। जिला अस्पताल में पहुंचकर
स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही साथ ग्रामीणों से बातचीत की थी, आशा बहुओं से बातचीत की थी। उन्हें दिशा निर्देश भी दिए थे कि गाँव में जाकर लोगों को जागरूक बनाया जाए। मेरा गाँव कोरोना मुक्त गाँव अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। ऐसे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना, कोरोना को लेकर तमाम सावधानियां बरतने के लिए उन्हें सतर्क करना, साथ ही साथ उन तक तमाम जानकारियां पहुंचाना। इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों समेत ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी इसको लेकर दिशा निर्देश दिए थे। इस समय गोरखपुर से लाइव आप देख पा रहे हैं तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोविड समीक्षा बैठक हो रही है, कोविड को लेकर स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है गोरखपुर में। और तीसरी लहर की तैयारी के साथ ही साथ दूसरी लहर पर किस तरह से काबू पाना है, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश में किस तरह से बेहतर बनाना है, उसको लेकर लगातार सीएम योगी एक्टिव मोड में है। खुद ही तमाम जनपद का, तमाम जिलों का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ। और लगभग 40 से अधिक जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे हो चुके हैं। कोविड को लेकर अलग अलग जिलों में निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। और ये आप देख पा रहे हैं वर्चुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोविड की स्थिति को लेकर बैठक चल रही है अधिकारियों के साथ। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया एम्स का निरीक्षण। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश, मरीजों के बेहतर इलाज के लिए दिए गए दिशा निर्देश। गोरखपुर में एम्स अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद अधिकारियों के संग बैठक कर रहे हैं। कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर अधिकारियों के साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस का। लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है और तमाम सवालों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक, एम्स दिल्ली मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन RML भी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर किरण पांडे, वरिष्ठ चिकित्सक, कानपुर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी डॉक्टर किरण, आप अपना जवाब पूरा कर रही थी ब्लैक फंगस को लेकर, मैंने आपसे सवाल किया था, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। बात कर रही थी कि ये फंगस ही फैमिली के कई अलग अलग फैमिली के फंगस का है, हाउ दे प्रोड्यूस। जैसे कि ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं कि उसमें फंगल इन्फेक्शन में ब्लैक स्पॉट आते हैं, इसलिए इसको जो इंडियन पीडियाट्रिक एकेडमी के जो एक मतलब कुछ वक्तव्य आए हैं उसमें उन्होंने इनफेक्ट ये भी कहा है, जैसे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि इसको स्पेसिफिकली ये म्यूकोर माइकोसिस है, मतलब फंगल इन्फेक्शंस हैं। इनको अलग अलग नाम देना थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है क्योंकि ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो बेसिक बात ये है कि वो फंगल इन्फेक्शन है ना, उनका प्रेजेंटेशन जो माइल्ड वेरिएशन है उसको उनको ब्लैक, व्हाइट, येलो प्रेजेंटेशन कहते हैं। सावधानियां हमको सेम रखनी है, ट्रीटमेंट उसी का वही है जो फंगल इन्फेक्शन का होता है अभी तक की स्टडीज में। हो सकता है आगे और ज्यादा इस पे वर्कअप हो पाए और कुछ स्पेसिफिक और चीजें निकलेंगी तो हम लोग सभी से शेयर करेंगे जैसा भी आएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, आगे बात करेंगे और जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार भारतवर्ष में जंग जारी है, अभी भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जा सके। एक हर्ड इम्यूनिटी की जो अलग अलग कंट्रीज से बात आ रही है, तमाम कंट्रीज ने इसे अचीव भी कर लिया है। भारतवर्ष की यदि हम बात करते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी हम कब तक अचीव कर सकते हैं और इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और वैक्सीनेशन की कमी अभी लगातार भारतवर्ष में बनी हुई है। देखिए, आपको ये बताएं कि हर्ड इम्यूनिटी है जो अचीव करनी है वो एक प्रोसेस है जिसमें 65-70% लोगों को जो है एंटीबॉडी पैदा हो जाए शरीर में, चाहे वो इन्फेक्शन होने के बाद हो या फिर वैक्सीन लगाने के बाद।
जब वो लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे एंटीबॉडी से, उसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? ये एक जो चेन है ट्रांसमिशन की, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है। जैसे ब्लैक फंगस है वो पर्सन टू पर्सन नहीं है, पर ये कोरोना जो है पर्सन टू पर्सन है। तो इसके अंदर ये टर्म अप्लाई होगी कि अगर आपको बीच में एक जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एंटीबॉडी से, तो आगे नहीं फैलेगा। जैसे डॉक्टर राजीव, यहाँ पर माफ कीजिएगा, कुछ समय के लिए आपको रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से हम गोरखपुर का रुख करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय एम्स गोरखपुर का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। और लगातार आप गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और अपने दर्शकों को लगातार हम जानकारी दे दें, गोरखपुर में कोरोना को लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थितियों का जायजा लेने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एम्स में निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों से, डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं एम्स में मरीजों के लिए तैयार की गई हैं, कैसे मरीजों का इलाज किया जाएगा, उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, गोरखपुर से लाइव ये तस्वीरें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। एम्स हॉस्पिटल के परिसर में इस समय से सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद, डॉक्टर्स के साथ विचार विमर्श करते हुए कोविड को लेकर मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए। और जिस तरह से स्थितियां लगातार नाजुक बनी हुई हैं, हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही साथ रिकवरी रेट भी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों को पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं मुहैया हो पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ तीसरी लहर के लिए भी तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और मुख्य तौर पर तीसरी लहर की तैयारी के लिए ही अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी आज मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। ऐसे में एम्स में बने कोविड वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ जिला चिकित्सालय का भी जायजा लेंगे। गोरखपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री का संवाद। एम्स में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और गोरखपुर सीएम का होम डिस्ट्रिक्ट भी है, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की नजर बनी हुई है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान और इसी के साथ एक बार फिर से वापस लौटते हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार हम बने हुए हैं और गोरखपुर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मरीजों से बातचीत करते हुए, कोविड पेशेंट से बातचीत करते हुए कोविड वार्ड में पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की सुविधाएं अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। मिर्जापुर की ये तस्वीरें थी जहां पर उन्होंने मरीजों से बातचीत की है, मरीजों का हाल जाना है। और हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार हम बने रहेंगे, अपनी चर्चा पर वापस लौटेंगे। डॉक्टर विनय कुमार वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद डीन आरएमएल दिल्ली भी हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर किरण पांडे वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ बनी हुई हैं। और वापस लौटते हैं चर्चा पर। माफ कीजिएगा डॉक्टर सूद, आपको बीच में मुझे रोकना पड़ा, लेकिन थर्ड वेव के साथ ही साथ हर्ड इम्यूनिटी की हम बातचीत कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया कि कब तक हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और आप जब कब तक की बात करते हैं तो हम लोग, आप समझ लीजिए 6 से 7 गुना हमारा नंबर है यूएसए से कंपैरिजन में। आप अगर इजराइल की बात करते हैं 1 करोड़ की, तो दिल्ली में 2 से 3 करोड़ लोग हैं। तो हम लोग एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और इसमें 60-70% को इम्यूनिटी लाने के लिए टाइम लगेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो ये कोविशील्ड के अंदर एक गैप मिल गया हमको 3 महीने का, जो पहले नहीं था 28 दिन का, इससे भी हमारी कवरेज थोड़ी बढ़ पाएगी और हम लोग अगले 3 महीने के अंदर काफी नजदीक पहुंच जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी के, जिसको आपने एक सिंबल के रूप में देखा यूएसए में। उन्होंने मास्क उतार के, मास्क लेस आप रह सकते हैं अगर आप आसपास आपके सारे लोग इम्यूनिटी हो चुकी है। तो इसीलिए इसी को उन्होंने किया। ये नहीं है कि यूएसए में पब्लिक प्लेसेस में भी बिना मास्क के आप घूमेंगे, जहां पे आपको अननोन स्टेटस ऑफ इम्यूनिटी है। आप लोगों की हर्ड इम्यूनिटी मतलब आपके 65, 70, 75% लोग जो हैं वो इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे। और जब भारत में ऐसा हो जाएगा तो हम भी एक मास्कलेस कम्युनिटी की तरफ चल पड़ेंगे। और इसमें अभी लगता है कि 4-5 महीने और लगेंगे और जब तक हमारी इम्यूनाइजेशन की स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। और हमारी जो नई वैक्सीन आ रही हैं, हमारी भारत बायोटेक से भी आ रही है, जो नेजल वैक्सीन आ रही हैं, वो हमको कैरियर बनाने में भी प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि ये एक स्प्रे के तरह से नोज में सीधा डाला जाएगा, जो 80-90% केसेस में एंट्री है, हमारा द्वार है, जहाँ पे हमारे सेल्स में सबसे पहले घुसता है कोरोना वायरस। और अगर हम वहाँ पे प्रोटेक्ट कर देते हैं, ये रेप्लिकेशन वहीं पे बंद कर देगा। और हम जैसे कह रहे हैं कि हमको चेन ब्रेक करनी है, ये कैरियर की चेन को भी ब्रेक कर देगा और ये सारी हमारे को अचीव हो जाएगा। इसमें कोई भी टाइम लग सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के साथ मिलके और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक से लगा के, इसमें 3 से 6 महीने में हम लोग वो स्टेटस अचीव कर लेंगे। डॉक्टर विनय, आपके पास आऊंगी। और जिस तरह से हम लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें देख रहे हैं, मिर्जापुर में वो लोगों से मिलने पहुंचे थे, खासतौर से कोविड पेशेंट, उसमें कुछ संख्या में बच्चों को भी देखा गया है। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं सेकेंड वेव में काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जो संक्रमित हुए हैं। हालांकि अभी तक बच्चों में जान गंवाने को लेकर ज़्यादा खबरें नहीं आई हैं, बच्चे रिकवर कर लेते हैं। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये है कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें अभी और कितना समय हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, बच्चों का जैसे कि राजीव सर ने बताया कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों में इन्फेक्शन, जो आप अभी कह रही हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन ये जो मॉर्टेलिटी है उनकी ईश्वर की कृपा से बहुत कम है। तो ये यही कारण है कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है। किसी भी इंडिविजुअल की अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोई भी इन्फेक्शन हो, अभी हम म्यूकर की बात कर रहे हैं या कोविड की बात कर रहे हैं या कोई भी इन्फेक्शन है, आप देखिए कि इंडिया में इतना ट्यूबरक्लोसिस इतना प्रिवलेंट था, तो अगर इम्यूनिटी किसी की भी स्ट्रांग है तो उसमें एक बार डिजीज हो भी जाए तो भी वो रिकवर अच्छा हो जाता है। बच्चों की इम्यूनिटी एक अच्छी बात है कि अच्छी होती है, इसलिए उनको इन्फेक्शन फर्स्ट वेव में भी हुए थे बच्चों को, लेकिन वो नॉर्मल पैरासीटामोल और हाइड्रेशन मेंटेन करने से ठीक हो गए। इस बार भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बढ़ी है, लेकिन बच्चों की जो मोर्टेलिटी का अगर हम डेटा अभी तक देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब संतोषजनक है कि बच्चों में ऐसे इन्फेक्शन होने के बाद भी वो बहुत सीवियर डिजीज प्रोग्रेस नहीं किए। अब दूसरी बात, अगर आप वैक्सीन की बात करें बच्चों में, तो ये तो एक्सपर्ट मुझे लगता है मेरे से ज्यादा अच्छा बेहतर बता पाएंगे, आईसीएमआर इस पे बेहतर डिसीजन लेगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वेव, जैसा कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि थर्ड वेव बच्चों को काफी हद तक टारगेट करेगी, तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमने सेकेंड वेव में चूक हुई है वो ना हो।
जैसे अभी ये विजुअल्स भी चल रहे हैं, आप बता रहे हैं कि माननीय योगी जी गए हैं गोरखपुर में निरीक्षण करने, और आप देखते हैं कि जैपनीज एन्सेफेलाइटिस जो है गोरखपुर उसका एक केंद्र होता है, वहाँ बच्चों की बहुत ज्यादा मृत्यु होती है दुर्भाग्यवश। तो अगर हम पहले से प्रिपरेशन रखें, क्योंकि वो एक ऐसा सेंटर है जहां पर मुझे जहां तक मालूम है उत्तर प्रदेश में बाल रोग विषय में जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री करते हैं उन सब की वहाँ पोस्टिंग लगती है, रोटेटरी पोस्टिंग लगती है, और वो वहाँ पे बच्चों की बहुत बड़ा आईसीयू है। तो अगर हम, ये मेरा सजेशन है कि अगर हम पहले से प्रिपरेशन करके रखें, हालांकि राजीव सर ने बताया भी कि हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। थर्ड वेव आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब आएगी, क्योंकि देखिए सारी डिजीज जितनी भी होती हैं वो वेव फॉर्म में आती हैं, तो ये एपिडेमियोलॉजी है कि डिजीज की वेव्स आएंगे और वो किसको इफेक्ट करेंगे ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर हम बोल नहीं सकते कि ऐसा ही होगा। क्योंकि आप देखिए कि इस बार जो हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, जैसा कि सर ने बताया कि इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड एज थी, मोर देन 45 या मोर देन 60 पहले हमने शुरू किया था, तो जब वैक्सीनेशन, मुझे ऐसा लगता है या ऐसे डेटा अभी आएंगे कि इस बार ओल्ड एज कम सीवियर हुआ और यंग एज ज्यादा हुआ, क्योंकि यंग एज में वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था। तो जब तक एंटीबॉडीज या वैक्सीनेशन नहीं डेवलप हो पाएगा किसी भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में, वो प्रोन रहेगा इन्फेक्शन के लिए। बच्चों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसलिए थर्ड वेव में कहीं ना कहीं ऐसा प्रिडिक्शन है कि बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो इस पे हमें आगे सोचना पड़ेगा कि बच्चों के लिए हमारी क्या प्रिपरेशन होगी। बच्चों के लिए, जैसे मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स जो डॉक्टर होंगे पीडियाट्रिक के, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कैसे इंस्ट्रूमेंट होंगे और क्या किस तरीके की बच्चों की, अगर कोई सीवियर जाता है बच्चा किसी बीमारी में, तो उसको कैसे वो उसका इलाज करेंगे और क्या क्या जरूरत होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट हर एक मरीज की सेम रहती है। अगर ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन, दवाइयों की जरूरत है, दवाइयाँ, और दवाइयों की जो जिस प्रकार शॉर्टेज हुई है, दुर्भाग्यवश हमारी जो कालाबाजारी हुई है वो ना हो थर्ड वेव में, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो अगर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो हमें इस पे भी चर्चा करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन बिल्कुल जरूरी है, साथ साथ में थर्ड वेव की तैयारी बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि अब देखिए कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल में है और बुजुर्ग और जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनके लिए लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। थर्ड वेव में बच्चे बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो थर्ड वेव की तैयारी हमें अभी से शुरू करनी होगी। और वैक्सीनेशन के लिए जो आपका प्रश्न था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए बेहतर जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए आईसीएमआर और जो एक्सपर्ट्स हैं वैक्सीन के, वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर किरण, आपसे मेरा अगला सवाल है, जिस तरह से आज ही ये अपडेशन आया है कि अब लैक्टेटिंग महिलाएं जो हैं या जिनके बच्चे 4-5 महीने 6 महीने के छोटे बच्चे हैं, उन्हें वैक्सीनेशन अब लग सकती है, वो वैक्सीनेशन आराम से ले सकती हैं। यहाँ पर मेरा पहला सवाल तो ये है कि वैक्सीनेशन लग सकता है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या जब वैक्सीनेशन लगेगी तो जो लैक्टेटिंग महिलाएं हैं उनको बच्चों को दूध पिलाने की आदत कुछ दिनों के लिए छोड़नी पड़ेगी? और दूसरी बात ये कि यदि नहीं छोड़नी पड़ेगी तो उन महिलाओं से क्या बच्चों में भी एंटीबॉडीज पहुंचेंगे, जिसको लेकर आपने पहले भी कुछ जानकारी दी है? देखिए, ऐसा है कि सबसे अच्छी बात तो खैर यही हुई है कि अब हमारी सरकार ने इसको अलाउ कर दिया है कि लैक्टेटिंग वुमेन को वैक्सीनेशन कर सके, जैसा आपने कहा। इसमें एक तो पहली बात ये बताना चाहूंगी कि इसके लिए कोई वो नहीं है कि कब करना है, डिलीवरी के तो बाद कभी भी लैक्टेटिंग वुमेन वैक्सीनेशन करा सकती है। जितना कि अभी डाटा मौजूद है उसके हिसाब से वो देखा जा रहा है, स्पेसिफिकली अभी अपने यहाँ की वैक्सीन में तो नहीं, लेकिन mRNA वैक्सीन में तो ये क्लियर कट उनका डाटा अवेलेबल है कि मदर से ब्रेस्ट फीड के द्वारा
बेबीज को एंटीबॉडीज मिल रही हैं। और चूंकि 2 साल तक के बच्चों के लिए अभी आगे भी कोई वैक्सीनेशन वाली बात नहीं है, तो उनके लिए एक यही प्रोटेक्शन का वाया मीडिया है। लेकिन एग्जैक्टली जो आपने कहा कि उनको फीड कराने के लैक्टेशन के बाद उनको कुछ दिन बंद करने की ज़रूरत है, ऐसा कोई गाइडलाइन में अभी नहीं है कि उनको लगवाने के इंजेक्शन लगवाने के बाद उनको कुछ दिन तक ब्रेस्ट फीड रोकना है, ऐसा कोई गाइडलाइन में नहीं है। इनफैक्ट हम लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो जी डॉक्टर किरण, अगला सवाल यहाँ पर ये भी है कि कई बार वैक्सीनेशन के बाद लोगों को एक दिन का फीवर या ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं। फीवर के समय भी बोला जाता है कि यदि फीमेल को फीवर है तो ऐसे में लैक्टेशन को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? फीवर आता है तो बिल्कुल रोकते नहीं है हम लोग। उसमें केस में ये करते हैं, हमारे एटलीस्ट देश में जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और अगर हम उसको एक बार रोक देंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो उसमें हम लोग ये कहते हैं अगर मदर को फीवर है तो उसको पैरासिटामोल वो ले ले, जो कैल्पॉल पैरासिटामोल, जो मतलब क्रोसिन जो भी नाम से होती है, और उसको लेने के बाद जब उसका फीवर उतर जाए तो वो फीड करा सकती है। अगर इसके अलावा अगर ऐसा जरूरत पड़ रही है उसको फिर भी है तो वो एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क रख सकती है। अगर उसमें उसको मतलब अप्रीहेंशन है तो ब्रेस्ट मिल्क आराम से नॉर्मल टेम्परेचर में फ्रिज में भी 24 घंटे तक आराम से रखा जा सकता है, और फ्रीजर में तो काफी लंबे समय तक। तो कई बार अगर इस तरीके के अप्रीहेंशन हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो निकाल के अपना ब्रेस्ट मिल्क रख दे 24 घंटे या 2 दिन के लिए, और उस बच्चे को फीड करा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर किरण, इसी के साथ समय हो चुका है और हमें अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। डॉक्टर राजीव, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विनय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर किरण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक्सपर्ट के माध्यम से जो राय हमने ली है वो ये है कि थर्ड वेव को लेकर सावधानियां बरतने की ज़रूर आवश्यकता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि आपने हाइजीन लेवल मेंटेन किया है, साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर की राय से यदि आप दवाइयां ले रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहिए, मास्क का उपयोग करिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, और कोरोना को हम सब ज़रूर मिलकर